दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों किसान आंदोलन के बीच पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली है। जी हां, वही शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद अपना पहला चुनाव लड़ रही भाजपा के हाथ मायूसी लगी है। जी हां, खास बात यह रही कि कई दिग्गजों के इलाकों में भाजपा को जीत हासिल नहीं हो सकी है। जी अभिनेता से नेता बने सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में भी भाजपा को मायूसी का सामना करना पड़ा। यहाँ की सभी सीटों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, यानी कि भारी मतों से बीजेपी को हराया और सभी सीटों पर जीत दर्ज की। दोस्तों महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और फिर विधायक अबू आजमी ने एक बयान दिया है जो आलोचना भी हो रही है और तारीफ भी। अबू आजमी ने कहा है कि देश में सामाजिक बुराइयां महिलाओं के पर्दा न करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने से बढ़ रही है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान की आलोचना हो रही है और जमकर तारीफ भी हो रही है। जी हां, अबू आजमी ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप कानून गलत है और ये बहुत घातक है। उन्होंने कहा है कि लड़कियां और फिर महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर 1-2 साल तक साथ रहती है और फिर पुरुषों पर गलत और फिर गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराती है, जेल भेजवा देती है। जी अबू आजमी ने आगे कहा है कि महिलाओं के इन झूठे आरोपों की वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए यह कानून ही गलत है। उन्होंने कहा है कि देश में पश्चिमी सभ्यता की हवा चल रही है जिसमें सब बह रहे हैं। ऐसी चीजों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और रोक लगाने की जरूरत है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में ममता बनर्जी के सामने चेहरा कौन होगा, ये चुनौती भाजपा और कांग्रेस लेफ्ट के लिए बड़ी होती जा रही है। टीएमसी से पिछले 1 साल में 1 दर्जन से अधिक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी के अभी भी ममता का सीएम फेस अन्य प्रतिद्वंदी दलों पर भारी लग रही है। जी हां, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी को लेकर जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है। हार्डकोर हिंदुत्व के भाजपा के प्रचार से आकर्षित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। एंटी इनकम्बेंसी भी मुद्दा है, लेकिन क्या ये सत्ता बदलने के लिए पर्याप्त है? इसे लेकर राजनीतिक नब्ज टटोलने वाले लोग असमंजस्य में हैं। ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभाओं में बंगाली स्वाभिमान का मुद्दा छोड़कर भाजपा पर बाहरी व्यक्ति थोपने का आरोप लगाती है। हालांकि भाजपा कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि सीएम का चेहरा कोई बंगाली ही होगा, लेकिन उस चेहरे की तलाश लंबी होने से टीएमसी को इस पिच पर खेलने में भी मजा आता है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे 32,91,000 आयोग लाभार्थियों के खाते में 2326 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। जी अब सरकार इनसे वसूली करेगी। इस संबंध में ड्राफ्टिंग भी तैयार कर ली गई है। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों संसद में भी कहा था कि आयोग लोग भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 32,91,000 आयोग लाभार्थियों के खाते में 2326 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जी सरकार द्वारा ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और मामला दर्ज करके कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए सरकार इस बार ऐसे 33 लाख किसानों को पैसा नहीं ट्रांसफर करेगी। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के लिए कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी हां, ऐसे में अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। जी हां, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस आरएसएस का सहयोग कर रही है। जी हां, पिनराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर कम हो रहा है। पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया, फिर केरल में कांग्रेस के एक विधायक ने भी यही किया। जी हां, कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि उनका यह कदम आरएसएस का सहयोग करने जैसा है। दोस्तों टेलीकॉम कंपनियां आने वाले महीनों में टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर सकती है। जी हां, जिसके चलते ग्राहक को मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना महंगा पड़ने वाला है। जी हां, आपको बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल से अपनी कीमतों में वृद्धि करने की तैयारी में हैं। जी हां, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA की रिपोर्ट के अनुसार आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021-22 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां एक बार फिर से टैरिफ महंगे कर सकती है। जी हां, हालांकि इनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी इसको लेकर अभी कोई भी खुलासा नहीं किया गया है।
दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ नाम से सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। जी हां, अब्बास सिद्दीकी ने आईएसएफ की स्थापना के ऐलान के साथ ही ये संकेत दे दिए थे कि वे कांग्रेस और फिर वाम दलों के साथ हाथ मिला सकते हैं। अब उनकी पार्टी के कांग्रेस और फिर वाम मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर प्राथमिकता सहमति बन चुकी है। जी कांग्रेस और वाम दलों के साथ अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ भी गठबंधन का हिस्सा होगी। जी कल कांग्रेस और वाम दलों के साथ आईएसएफ के गठबंधन को लेकर बैठक हुई। यह इस बैठक में अब्बास सिद्दीकी ने गठबंधन में शामिल होने को लेकर प्राथमिकता सहमति जता दी है। यह इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आईएसएफ से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। जी हां, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई दल गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में शामिल दलों के बीच कोई भी बात नहीं हुई है। यह किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी इसे लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। आपको बता दूं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान करने से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। जी हां, ओवैसी भी पहले ही बंगाल के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी बनाने से पहले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की ओवैसी से मुलाकात के बाद क्यास लगाए जा रहे थे कि आईएसएफ और एआईएमआईएम गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की गिनती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में से होती थी। जी हां, हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ दरगाह का पूरे दक्षिण बंगाल में अच्छा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों दिन भर मौसम साफ रहने और दोपहर के समय धूप खिलने का असर बढ़ते हुए तापमान के रूप में देखने को मिल रहा है। जी हां, कल बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी एक सप्ताह भर की बात करें तो एक सप्ताह भर में मौसम साफ रहने की संभावना है। जी हां, साथ ही अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस और फिर न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री से पार भी पहुंच सकता है। लगातार बढ़ते हुए तापमान में लगता है कि इस दफा गर्मी भी जल्दी ही दस्तक देगी। जी कल की बात कर तो परसों के मुकाबले न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जी परसों अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं कल अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बनी हुई थी। जी पिछले 4-5 दिनों की बात कर तो सुबह के समय धुंध और दोपहर के समय धूप खिल रही है। धुंध का असर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। जी वहीं दोपहर के समय अच्छी धूप भी खिल रही है और आगामी सप्ताह भर मौसम साफ रहने की संभावना है। दोस्तों साहित्यकार परिवार से ताल्लुक रखने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों आक्रामकता के चरम पर है। जी उनके शब्द वान असम की राजनीति में किस लक्ष्य को तलाश रहे हैं ये जानना काफी आसान है। दरअसल असम में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बार वहां कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एआईयूडीएफ और तमाम छोटी बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा को डर है कि कहीं एआईयूडीएफ कांग्रेस के साथ मिलकर बाजी पलट ना दे, इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने शब्द वानों को और भी तीखा कर लिया है और एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जहां हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल असम के दुश्मन है, उन्होंने असम की राजनीति को खतरनाक स्थिति में ला दिया है। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल समाज सेवा के नाम पर कट्टरपंथियों से पैसा लेते हैं और उस पैसे से वह एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो असम की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। जहां इसी तरीके से कई आरोप उन्होंने बदरुद्दीन अजमल पर लगाए हैं। हालांकि इस तरफ के बयानों का जवाब उस तरफ से यानी कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ भी लगातार दे रही है। दोस्तों पुडुचेरी में कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। जी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के कारण मौजूदा सरकार के सामने बहुमत का संकट खड़ा हो गया है। जी हां, चारों विधायकों के इस्तीफा देने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी की कैबिनेट की बैठक बुलाई। जी इस बैठक में तय हुआ है कि नारायण स्वामी सरकार इस्तीफा नहीं देगी बल्कि बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट करेगी। जी 33 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटों के लिए चुनाव होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज करके न सिर्फ बड़ी पार्टी बनी थी बल्कि 3 डीएमके और फिर 1 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार भी चला रही थी। बहुमत में आने के बाद कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और फिर यूपीए सरकार में मंत्री रहे वी नारायण स्वामी ने अपना भरोसा जताया है। जी कांग्रेस के विधायकों ने मिलकर नारायण स्वामी को अपना नेता चुना और फिर वे मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब मुख्यमंत्री पर संकट आ गया है क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायक ने इस्तीफा दे दिया।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, बंगाल किले को फतह करने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना प्लान सेट कर दिया है। जी हां, चुनाव से पहले सभी बड़े नेताओं का प्रवास कार्यक्रम लगा हुआ है। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। भाजपा नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के लिए कार्यक्रम तय किया है। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुन ने गिरिराज सिंह को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और फिर यानी कि जेपी नड्डा और फिर राष्ट्रीय महामंत्री के द्वारा पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की प्रवास की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम के तहत 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। उनके प्रवास का कार्यक्रम उत्तर दिनाजपुर में तय किया गया है। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, चंदा विवाद में एक और नेता की एंट्री हो गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए दान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं विवादित राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगा। उन्होंने इसके साथ यह भी जोड़ा है कि किसी और जगह बन रहे राम मंदिर के लिए मैं चंदा दूंगा, लेकिन अयोध्या के लिए नहीं दूंगा। जी हां, सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर वे चंदा मांगने आएंगे तो मैं कह दूंगा कि अयोध्या में विवादित राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगा। जहां कहीं दूसरी जगह बन रहे राम मंदिर के लिए चंदा दूंगा, दान दूंगा, लेकिन अयोध्या में नहीं दूंगा। भले ही अयोध्या भूमि विवाद को लेकर मामला सटेल हो गया हो, लेकिन राड़ हमेशा बरकरार रहेगा। जैसे सिद्धारमैया के अलावा राम मंदिर के लिए जमा किए जा रहे चंदा को लेकर एचडी कुमारस्वामी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पर आम लोगों से चंदा जमा कर रहे आरएसएस के लोग उन घरों को अलग से तरीके से नजर बनाए रखे हैं जो दान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों पंजाब से निकले किसान आंदोलन का हरियाणा और यूपी में अपनी पैठ बनाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। दरअसल ये वो इलाका है जहां जाट बहुत आयात से हैं। यह जाटों का आंदोलन से जुड़ने का मतलब यह है कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। जी हां, यही वजह है कि बीजेपी ने अब जाटों को अपने पालों में करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, अमित शाह के निर्देश पर इसके लिए केंद्रीय मंत्री संजीवनी बलियान ने मोर्चा संभाला है। बलियान पश्चिमी यूपी के कद्दावर जाट नेताओं में शुमार है। जहां 2019 चुनाव में उन्होंने अजित सिंह को हराया था। किसानों के आंदोलन को लेकर नित्य नई परिभाषा कर रही बीजेपी को अब चिंता सताने लगी है। जहां दरअसल 26 जनवरी के बाद आंदोलन ने जिस तरीके से अपना स्वरूप बदला है, उसने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की परेशानी पर बल ला दिया है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपनी टीम से यह कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर अपना रुख साफ करने की बेहद जरूरी है। इसके लिए एक सुनियोजित तरीके से काम करने की सलाह उन्होंने बीजेपी के नेताओं को दी है। पार्टी ने भी उनकी बात को आत्मसात करते हुए तत्काल डैमेज कंट्रोल पर काम करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज जाट नेता संजीव बलियान के घर पर इसको लेकर मंथन चल रही है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लगातार बढ़ोतरी जारी है। इससे आम जन से लेकर अब पेट्रोल पंप के मालिक भी परेशान हैं। जी हां, पेट्रोल पंप मालिकों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी है। एक तरफ आम जनता महंगाई का ग्राफ बढ़ने से चिंतित है, तो पेट्रोल पंपों पर 3 नंबर से अधिक मशीन नहीं होने से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसे में पेट्रोल पंप मालिकों में उपाहोप की स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्रों यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राजकुमार बताते हुए कटाक्ष किया है, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अपने राजकुमारों से इस कदर परेशान है कि वे अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि दल में असंतोष और फिर घुटन महसूस करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ रही है। दल में किसी बड़े भूकंप के आसार हैं। जी हाँ, सुशील कुमार मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अपने राजकुमारों से इस कदर परेशान हैं कि वे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।